सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आईपीसी के अध्याय 2 की जो हमारी सेक्शन बच गई थी 26 से 52A तक करेंगे। आशा है कल की जो 6 से 25 तक की जो सेक्शन थी सभी ने याद कर ली होंगी और रिवाइज भी कर ली होंगी, और जीकेसी ऐप के अंदर जो मॉक टेस्ट आपको बताए थे वो भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे। दोस्तों, आज की जो सबसे पहली हम सेक्शन करेंगे धारा 26 सेक्शन 26 विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। विश्वास करने का कारण तब माना जाएगा जब उसके बारे में कोई विशेष तथ्य या कोई तर्क या कोई ऐसी स्थिति हो कि विश्वास करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर वहां हो तो वो उसी तरीके का विश्वास करे। इसे अच्छे तरीके से हम उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे कोई बीट अफसर नाइट में गश्त करता हुआ जाता है, कोई एक व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बड़ा सा एक नया सा बैग लिए हुए हाथ में, और बीट अफसर को देख करके वो किसी व्हीकल के पीछे छुपने की कोशिश करता है, तो यहां पर चाहे वो बीट अफसर हो, चाहे उसकी जगह कोई पब्लिक का आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी वहां पर हो, हर आदमी यही सोचेगा कि हाँ, ये आदमी सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है, इसने कुछ गलती जरूर की है। तो इस चीज को कहते हैं विश्वास करने का कारण। कि अकेला एक आदमी ये ना कहे कि मेरे पास इस बात को करने के लिए विश्वास करने का कारण था, यानी कि अगर 10 आदमी भी वहां खड़े कर दिए जाए तो वो यही कहें कि हाँ जी, स्थिति ऐसी थी कि विश्वास का ये कारण बनता था वहां पर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई एक नंगे पांव आदमी है, कपड़े भी फटे हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और वो एक नया सा ब्रीफ केस, सुंदर सा ब्रीफ केस हाथ में लेके जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक विश्वास करने का कारण यहां पर बनेगा कि ऐसे आदमी के पास ब्रीफ केस कहां से आया, कहीं इसने कोई चोरी तो नहीं की। और इसके विपरीत हम देखें, सूट बूट कोट पैंट पहने एक आदमी अपने BMW गाड़ी से उतरता है और ब्रीफ केस हाथ में लेके चलता है और पुलिस वाला उसे भी दबोच ले, ये विश्वास करने का कारण नहीं कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। इस सेक्शन में आज तक कोई 12 साल का जो एग्जाम है पिछला, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगली है सेक्शन 27 धारा 27, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति अपनी पत्नी के पास रखता है, या अपने कोई क्लर्क या लिपिक के पास रखता है, या किसी नौकर या सेवक के पास रखता है, तो उस संपत्ति के बारे में यही माना जाएगा कि भाई वो संपत्ति उस व्यक्ति की है, भले इन तीनों के पास रखी हो, लेकिन ये माना जाएगा कि ये संपत्ति उसी व्यक्ति की है जिसने इनके पास रखी है। अब दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं इस पे भी हम। जैसे किसी चोर ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए कहीं से, और 50,000 रुपए अपने पास रख लिए, 25,000 रुपए अपनी पत्नी के पास रख दिए, 25,000 रुपए अपने नौकर या सेवक जो भी उसका हो उसके पास रख दिए। तो दोस्तों, अगर पुलिस जब तफ्तीश करती है, रेड डालती है, उस व्यक्ति को पकड़ती है, तो 50,000 रुपए रिकवर हो जाते हैं उसके पास से। उसके बाद पुलिस को और पता चलता है कि हाँ, 25,000 रुपए इसने वाइफ के पास रख दिए और 25 अपने क्लर्क के पास रख दिए या सेवक के पास रख दिए, तो वहां से फिर वो पैसा रिकवर किया जाता है। तो दोस्तों, वहां ये नहीं समझा जाएगा, भले ही उस व्यक्ति ने अपने क्लर्क से पहले 25,000 रुपए उधारे लिए हों और बाद में चोरी के पैसे में से 25,000 रुपए वो उसे वापस दिए हों, तो कायदे से तो वो 25,000 रुपए सेवक के हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में वो पैसा यही माना जाएगा कि इसी व्यक्ति का है जिसने वो 1 लाख रुपए चुराए थे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। धारा 27 में भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछली 12 साल में। नेक्स्ट है सेक्शन 28 कूटकरण, काउंटरफिट। अंग्रेजी में कहेंगे काउंटरफिट, ये ध्यान जरूर रखें, और हिंदी में कहेंगे कूटकरण। धारा 28, दोस्तों, धोखा देने के आशय से किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा बनाना, या उस दूसरी वस्तु के कुछ हिस्से को या किसी भाग को उस जैसा बनाना, या फिर पूरी की पूरी चीज नकली उस जैसी बना देना, ये कूटकरण कहलाएगा। इसमें अकेला ये जरूरी नहीं कि कोई चीज बिल्कुल जैसी है हूबहू वैसी ही हर तरीके से नीचे से ऊपर तक बनाएंगे तो ही कूटकरण होगा। चाहे वो हूबहू पूरी की पूरी नकली बना दे, चाहे उसका कोई एक हिस्सा ऐसा जिससे धोखा दिया जा सके वो उस जैसा बना दे, तो वो सभी कूटकरण के अंदर आएंगे। कूटकरण में मुख्य 3 तत्व यहां बताए गए हैं। एक तो सबसे मोटा तत्व है कि धोखा देने
के लिए कुटकर्ण किया जाता है कि भाई ऐसा कोई काम किया हो जिससे आशय हमारा यही हो कि हम धोखा देंगे। दूसरा उस वस्तु को धोखा देने के आशय से उसके समान बनाना। दूसरा, धोखा देने के आशय से किसी वस्तु का कोई स्वरूप बदलना, कोई हिस्सा बदलना। और तीसरा, हमें ये उस आदमी को यह ज्ञान हो कि हाँ, जो कार्य हम कर रहे हैं इससे धोखा दिए जाने की पर्याप्त संभावना है। ये 3 मुख्य तत्व हैं, तो वो चीज कुटकर्ण मानी जाएगी। ये जो सेक्शन है, आज एग्जाम्पल पे ज्यादा गौर करना, एग्जाम्पल से आप ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपना जो यूज में आई हुई चीज है उस चीज का मैं एग्जाम्पल यहां देता हूं। गर्मियों के अंदर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या टोल प्लाजा के आसपास किसी रेड लाइट पर, इन पर पानी की बोतलें बहुत बिकती हैं। तो पानी की बोतल में कभी भी आप देखोगे वहां पे बिस्लरी की बोतल अपवाद स्वरूप ही मिलेगी। बेल सरी, बेल गिरी, बेल श्योर, इस तरीके के मार के आपको उस लेबल पे मिलेंगे। बोतल उसी तरीके की होगी या उससे मिलती जुलती होगी, लेबल उसके रंग में या उसी के जैसा होगा, नाम में भी मिलता जुलता होगा, बेल श्री, बेल गिरी, बेल श्योर। तो वो जो बेल श्री, बेल श्योर बेच रहे हैं पानी की बोतल, वो कुटकर्ण है किसका? बिसलरी वाली बोतल का। लोगों को बिसलरी के नाम पे धोखा देने के लिए वो चीज ऐसी बनाई गई है। कुटकर्ण समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसमें हमने जो बताया था ना कि पूरी की पूरी बोतल या तो बिसलरी जैसी बनाए तो भी कुटकर्ण, या बोतल सिंपली उस जैसी हो या ना हो लेकिन लेबल जो है वो पूरा बिसलरी जैसा बना दे, ठीक है। तो चाहे एक हिस्सा कुटकर्ण करो धोखा देने के लिए, चाहे आधा करो, चाहे पूरा करो, वो कुटकर्ण ही कहलाएगा अगर हमारी नीयत धोखा देने की है। इसमें नियत शब्द पर इसलिए गौर किया गया है कि हमने, मान लो हमने कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए कि हमें सच में रियल में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि ऐसी चीज पहले भी कहीं कोई बन रही होगी या चल रही होगी, उस चीज को हम उस जैसा बना देते हैं, लेकिन हमारी नियत साफ है। तो इस स्थिति में अगर कोई कहे कि तुमने उस चीज का कुटकर्ण किया है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरी नियत साफ थी और मुझे सच में नहीं पता था, तो कुटकर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रूव नहीं कर पाऊं तो उसे कुटकर्ण ही माना जाएगा। सेक्शन 29 दोस्तों, दस्तावेज, इंग्लिश में सभी को पता डॉक्यूमेंट कहेंगे। जो चीज सबूत के रूप में प्रयोग में लाई जाए और वो लिखित रूप में हो या किसी अंकों के रूप में हो या कोई अक्षर हो या कोई चिन्ह के रूप में कोई लिखावट हो, किसी प्रकार की कोई नक्काशी हो, कुछ छाप रखा हो, कोई छपाई हो, खुदाई हो, वो सब चीजें अगर साक्ष्य के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं तो वो सब दस्तावेज के रूप में आएंगे। दस्तावेज से हम यहां पर ये नहीं समझेंगे केवल कोई कागज का डॉक्यूमेंट ही होगा तो ही दस्तावेज कहेंगे। जैसे पत्थर, कागज, दीवार, जमीन, किसी भी जगह अगर किसी पत्थर के ऊपर, पहाड़ में कोई, मैं एक उदाहरण देता हूं, पहाड़ में कोई एक पत्थर तोड़ने का कोई काम करता है, उसके कुछ दुश्मन वहां जाकर उसको मारते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं और वो उसे मरा हुआ समझ करके चले जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा होश में आता है और वहां पर अपने छेनी से पत्थर के ऊपर उनके नाम लिख देता है कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। तो दोस्तों, वो जो पत्थर होगा वो दस्तावेज के रूप में ही अदालत में मान्य होगा उस समय। इसके अंदर जैसे कोई मानचित्र होगा, धातु पत्थर, मतलब कोई लोहे की शीट पे कुछ लिखा होता है वो धातु पत्थर में आएगा। दीवार पे कोई नक्काशी की गई हो, कोई पेंटिंग के थ्रू की गई हो, कुछ दीवार के प्लास्टर के अंदर कुछ बनाया गया हो, पत्थर पर कुछ मुद्रित किया गया हो, तो ये सारी चीजें ही दस्तावेज कहलाएंगी। दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा, मुझे ध्यान नहीं रहा था, जो सेक्शन 28 थी, वो 28 में से एक बार 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जाली सामान को परिभाषित करती है? यहां पर जाली सामान शब्द आ गया था, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। और बाकी तो सिंपली है, 28 इसका आंसर था, लेकिन जाली सामान यहां पर आया था, तो जाली सामान को भी आप ध्यान रखें, कहीं कुटकर्ण याद रखो और जाली सामान पर जाके हम चक्कर में पड़ जाएं। 29 हमारी क्लियर होगी। 29 में आज तक नहीं आया है एग्जाम में, अब आएगी 29A या 29 कै। दोस्तों, ये सेक्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नए में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है, आईपीसी में तो इतना ही लिखा गया है, सिर्फ मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो सेक्शन ये बताएगी ये 2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। तो आईपीसी में ये लिख दिया कि वहां जो लिखा हुआ वो ही मान्य होगा। वहां क्या लिखा है एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है। बड़ी टफ लैंग्वेज लिख रखी है, किसी को बिल्कुल भी दिमाग में ना घुसे इस तरीके से। मैं इसे सिंपली करके बताता हूं दोस्तों। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क, डीवीआर, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कुछ डाटा या तो स्टोरेज उसमें डाटा की होती हो, या उसके थ्रू किसी कहीं कुछ भेजा जाता हो, या कहीं से कुछ प्राप्त किया जाता हो, इस तरीके का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंदर आएंगे। पहले जो दस्तावेज थे वो तो फिजिकली वैसे दस्तावेज थे, भाई कागज पत्थर ये वो, लेकिन इसके अंदर हम कागज पत्थर, ताम्र पत्थर, इनको तो आंखों से देख सकते हैं। अगर कोई सीडी हमें डीवीडी दे दे तो उसको आंखों से तो डीवीडी दिखाई देगी, उसके अंदर साक्ष्य क्या है ये तो जब वो चलेगी तो ही पता लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो मुख्य बात ये है कि डाटा स्टोर कर सके, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा। सिंपली आप इतना समझ लें। इसमें 29 से आज तक 2 बार आ चुकी है एग्जाम में। एक बार आई थी 2015 के अंदर और दोबारा आई थी 2019 के अंदर। 2015 में था, साल 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित करने के लिए आईपीसी में कौन सी धारा सम्मिलित की गई। अब ये वर्ष 2000 में सम्मिलित की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 29A। और दूसरा जो 2019 में आया था, वर्ष 2000 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रिकॉर्ड को परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सम्मिलित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अभिलेख को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ जाए तो कहीं कंफ्यूज ना हो। ये 2 क्वेश्चन आज तक इसके अंदर आए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं बीच बीच में ध्यान नहीं रहता मुझे स्क्रीन को स्किप करना। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 30 मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब मूल्यवान की बजाय हम वैल्यूएबल से ज्यादा समझेंगे। वैल्यूएबल मींस जिस चीज की हमारे लिए वैल्यू हो, बहुत ज्यादा वैल्यू हो। सिंपली तो यही है। मूल्यवान प्रतिभूति को पढ़ते हैं, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार बनाया जाए, या ऐसा कानूनी अधिकार बढ़ाया जाए, या किसी को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सके, या प्रतिबंधित किया जा सके यानी कि किसी पर कोई रोक लगाता हो, या समाप्त किया जा सके यानी कि किसी का कोई अधिकार समाप्त करता हो, तो वो सब मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा। यानी कि कीमती दस्तावेज होगा वो तो मूल्यवान प्रतिभूति होगा ही। इसके अलावा जैसे कानूनी रूप से कोई भी एग्रीमेंट बनता है, कोई एग्रीमेंट ये बनता है कि भाई ये मकान मैंने इसको 1 साल के लिए किराए पे दे दिया, तो उसे कानूनी रूप से एक डॉक्यूमेंट बना और उसे प्राधिकृत कर दिया कि तू 1 साल तक इस पे रहने के लिए मैं तेरे को अधिकार हस्तांतरित करता हूं, ट्रांसफर करता हूं। या फिर उसका 1 साल जब खत्म हो तो उसे एक साल के लिए, और या कोई ऐसा एग्रीमेंट बने कि भाई 1 साल तक ये रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी तरीके का कोई आदमी कोई अधिकार प्राप्त करता है ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में किसी दस्तावेज या किसी भी चीज से, या कोई अधिकार उसका बढ़ता है, या किसी एक दूसरे से अधिकार ट्रांसफर होता है, या कोई रोक लगती है या समाप्त होता है, वो सब मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी। और इसके अलावा जो भी कीमती दस्तावेज है वो सब मूल्यवान प्रतिभूति माने जाएंगे। अब इसके अंदर जैसे जमीन की रजिस्ट्री सभी को पता है मूल्यवान प्रतिभूति है, बैंक की एफडी आरडी ये भी मूल्यवान प्रतिभूति है। अब कुछ देश से हमारे कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, एफिडेविट कोई किसी तरीके का हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक चेकबुक, पासपोर्ट, स्कूल के कोई सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, वीजा, जमानतनामा, बंद पत्र, मतलब जिस चीज की हमारे लिए वैल्यू है, सीधी सी बात है, और वो चीज कानूनी रूप से बनी हुई है, वो सब मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में मानी जाएंगी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी से आप ध्यान रखें, जिस चीज की वैल्यू है वो मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी। धारा 30 के अंदर भी दोस्तों आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन आती है 31 विल से जिसने पढ़ रखा वो समझ जाएगा, विल से वैसे नहीं समझेंगे। वसीयत से सभी समझेंगे क्योंकि पुरानी फिल्मों में लगभग एक सीन वसीयत का होता ही होता है। तो
विल को वसीयत कहते हैं, अंग्रेजी में विल ही कहते हैं। और वसीयत से आप समझ भी गए होंगे कि वसीयत क्या होती है। विल या वसीयत से हमारा अर्थ उस चीज से है जो कोई व्यक्ति अपनी धन संपत्ति अपनी मृत्यु के बाद, अपनी धन संपत्ति या ऐसी कोई चीजें जिस पर उसका एकाधिकार या अधिकार है, उनको अपनी मृत्यु के बाद किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, उसके बारे में वो अपने जीते जी कोई कानूनी घोषणा करता है, डॉक्यूमेंट बनवा करके, डॉक्यूमेंट के रूप में कानूनी घोषणा करता है, जिसे विल या वसीयत कहते हैं। और ये विल और वसीयत बनाता तो व्यक्ति जीते जी है, लेकिन ये जब लागू होती है तो ये उसकी मृत्यु के बाद लागू होती है। मृत्यु से पहले वो उस चीज को खत्म भी कर सकता है, बदल सकता है, उसमें कुछ भी एडिटिंग करा सकता है, जो उसकी मर्जी है वो उसे कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद वो ना तो बदली जाएगी और उसके अंदर जो लिखा है उसी के अनुरूप कार्य उसका होगा। वसीयत समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों यहां तक की तो थी सेक्शने ठीक, और 52 में 40 से 39 से 40 से जो आगे चलेंगी वो भी सेक्शने ठीक मिलेंगी। 32 से और 38 तक की जो सेक्शने हैं ये आपके दिमाग का, देसी भाषा में मैं बोलूं तो दही बनाने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं बातों पर बिल्कुल गौर से सुनेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन सेक्शन के अंदर आएगा। ये बिल्कुल ऐसे होंगे ये सेक्शन जैसे एक बोर जो बोरिंग होता है वो इधर है और एक बोरिंग इधर होता है, दोनों में हम घुसते चले गए। अगर थोड़ा ऊपर तक रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, और गहराई में जाते जाएंगे तो नीचे जाकर के दोनों बोर एक जगह मिल जाते हैं और सारा फजीदा हो जाएगा वहां पर। बहुत ज्यादा गहराई में मैं बताऊंगा जरूर आपको, गहराई से भी, लेकिन अगर किसी के समझ में नहीं आता है बाद में मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैं उसे क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लास्ट अगर किसी को फिर भी इसमें कंफ्यूजन होता है तो जो ऊपर का मोटा मोटा है वो याद रख लेंगे, इनके अंदर से क्वेश्चन कितने आए हैं वो आपको बता दूंगा। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। परिभाषा तो अगले 33 में आएगी, लेकिन मैं पहले समझा दूं क्योंकि पहले बिना समझ में नहीं आएगा। कार्य तो आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी चीज जो प्रभाव उत्पन्न करती है हम उसे कार्य कहते हैं। लेकिन एक है यहां अवैध लोप, अवैध भी हम समझ जाएंगे, लेकिन लोप शब्द है, लोप को इंग्लिश में कहते हैं ओमिशन, और अवैध को इलीगल कहेंगे, यानी अवैध लोप इलीगल ओमिशन। और कार्य को आईपीसी में एक्ट कहा गया है, एसीटी एक्ट, जो अधिनियम वाला एक्ट है ये भी, लेकिन यहां पर एसीटी एक्ट जो है ये कार्य को कहा गया है, और आईपीसी में इसका अर्थ आपराधिक कार्य से संबंधित है। तो कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, यानी कि संपूर्ण आईपीसी में जहां कहीं भी एक्ट शब्द प्रयोग होगा, यानी कि कार्य शब्द प्रयोग होगा, कर्तव्य शब्द प्रयोग होगा, सारी एक्ट कार्य या कर्तव्य एक ही बात है, जो कोई ऐसा कर्तव्य करेगा या जो कोई किसी को मारने का कार्य करेगा, तो ये जो कार्य शब्द जहां भी आता है वहां पर इलीगल ओमिशन यानी अवैध लोप शब्द चाहे हो या चाहे ना हो, वो ये माना जाएगा कि भाई जहां कार्य शब्द आ गया वहां इलीगल ओमिशन शब्द भी आ गया। इसमें बेसिकली तो ये समझाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 70-80% समझ में कम आया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो जैसे कोई आदमी एसएचओ के पास एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन एसएचओ उस आदमी की एफआईआर लिखने से मना कर दे, तो एसएचओ साहब के द्वारा जो ये कार्य करना था और उसने नहीं किया ना, ये उस कार्य का अवैध लोप है, यानी कि ये समझा जाएगा कि एसएचओ साहब ने इलीगल ओमिशन यानी अवैध लोप किया है। जो उसका कर्तव्य बनता था एफआईआर दर्ज करवाने का ड्यूटी अफसर को बोलकर, वो कार्य उन्होंने नहीं किया, तो ये इलीगल ओमिशन है। जबकि एसएचओ ने वैसे देखें तो डायरेक्टली कोई काम नहीं किया है, यहां कोई एक्ट या कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है, वैसे देखें तो सिर्फ उसने आया उसकी सुनी नहीं, जाने दो नहीं लिखेंगे भाई। तो दोस्तों ये जो इलीगल ओमिशन अवैध लोप और जो कार्य शब्द यहां आया, अब अगर मैं इसी उदाहरण के ऊपर ये कहीं लिखा गया हो, यदि आगे आएगा भी कि एक एसएचओ का कर्तव्य बनता है कि कोई भी आदमी उसके पास आए तो उसकी सुने, और अगर वो कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करवाए या एफआईआर दर्ज करने का कार्य करवाए। तो एफआईआर दर्ज करवाने का एक तरीके से कार्य हुआ एसएचओ का। अब यहां अगर ये नहीं लिखा कि यदि एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा या एफआईआर दर्ज करने का अवैध लोप करेगा, इलीगल ओमिशन करेगा, ये शब्द हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये शब्द नहीं भी होगा तो दोस्तों उसी बात पर यह मान लिया जाएगा कि एसएचओ का फर्ज था कि ये एफआईआर दर्ज करवाए, लेकिन उसने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ये इलीगल ओमिशन मान ली जाएगी।
अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अकेला कार्य शब्द जहां भी प्रयोग हो और उस कार्य को करने के लिए कोई बाध्य भी है और वो ना करे, ऑटोमेटिकली हम अवैध लोप मान लेंगे कि उसने लोप किया है, उस कार्य को अनदेखा किया है। देसी भाषा में अनदेखा से याद रख लो आप लोप को, लेकिन वैसे आपको लोप याद होना चाहिए क्योंकि अनदेखा की परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। सेक्शन, और थोड़ा सा ये इंग्लिश के शब्द भी ध्यान रखना, इलीगल ओमिशंस अवैध लोप, या ओनली लोप हो तो ओमिशंस, कार्य हो तो एक्ट। सेक्शन 33, 32 में से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। सेक्शन 33 कार्य और लोप, यहां पर इसकी परिभाषा दी गई है। कार्य वैसे तो मैंने ऊपर समझा ही दिया, कार्य शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति ने अपनी द्वारा अपनी इच्छा से किए गए किसी कार्य से जो इस संसार में कोई प्रभाव पैदा करता है। यानी कि हम कोई भी अपने जानबूझकर अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, तो जो भी काम करते हैं तो प्रभाव तो जरूर उत्पन्न होगा। अगर हम टेबल पर इधर से एक पेन उठाकर इधर रखते हैं 1 इंच भी, तो हमने कोई ना कोई कार्य किया और उसने प्रभाव भी उत्पन्न किया। ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे बैठे हम मन मन में सोचते रहे और कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जो कार्य इस समाज संसार में हमारे द्वारा किया गया है और उससे कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, वही कार्य है। कार्य को एक्ट कहते हैं। दूसरा है लोप। लोप शब्द से अभिप्राय किसी कार्य को ना करने के उद्देश्य से लगाया जाता है, यानी कि किसी काम को अनदेखा कर देना, उसे लोप कहते हैं। और अवैध लोप वो हो जाएगा जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो और वो उसका वही लोप कर दे, तो अवैध लोप हो जाएगा। तो 33 में ये ध्यान रहे कि कार्य और लोप की परिभाषा पूछी गई है। और अगर कोई ये पूछ ले कि अवैध लोप की परिभाषा किस में दी गई है, तो 33 उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ओनली लोप की परिभाषा दी गई है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान जरूर रखें। ये छोटी छोटी बातें गलती करके ना एक एक अंक से हमें पछाड़ती हैं जब रिटन टेस्ट होता है। तो एग्जाम्पल, जैसे किसी कार्य को करने के लिए बाउंड हो और वो आदमी काम ना करे, वही एसएचओ वाली बात आ जाएगी, तो वो ओमिशन माना जाएगा। और यदि कानून ने किसी कार्य को करने के लिए मना किया हुआ है और वह कार्य करे, तो भी उसे उस कार्य को एक्ट माना जाएगा। यानी कानून ने कहा कि ये काम मत करो और वो काम करेगा तो वो अपराध हो जाएगा, और एक्ट का अर्थ आपराधिक कार्य से आईपीसी में माना गया है। यानी कोई काम करना है वो नहीं करेगा तो लोप किया, ओमिशन की, और जो करना मना किया हुआ वो करेगा तो उसने एक्ट किया, यानी कोई आपराधिक कार्य किया। लोप और एक चूक और होता दोस्तों, चूक। लोप तो हमने समझ ही लिया क्या होता है। लोप और चूक में अंतर समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लोप तो जानबूझकर करता है कि उसे पता है कि ये काम तुझे करना है, लेकिन वो जानबूझ के मना कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, तो लोप का में तो यह कि सास्य, सास्य का अर्थ होता है जानबूझकर करना। तथा चूक, सास्य शब्द मैंने इसलिए बोला है कि ऐसे शब्द भी आएंगे आपके सामने। चूक अचानक होती है, हम नहीं कहते जरा सा चूक गया, या तो चूक होती है अचानक गलती से, उसमें बड़ा फॉल्ट हम नहीं कह सकते। एग्जाम्पल से इसको भी समझ ले, जैसे एक हवालात पर मुलजिम बंद है और संतरी ड्यूटी पर बैठा हुआ है, तो वो उस लॉकअप को छोड़ करके और डीओ के पास एसी का कमरा हो और उसमें डीओ रूम में बैठ करके वहां गप मार रहा हो, तो ये माना जाएगा कि भाई यहां जानबूझकर लोप कर रहा है, वो अपने कर्तव्य का अनदेखा कर रहा है, जबकि उसे वहीं उसके पास मौजूद रहना चाहिए। लेकिन अगर बेचारा पूरी रात उसके सामने बैठा हुआ है, ठीक से ड्यूटी कर रहा है, और 2:30, 3, 4 बजे जाकर के कोई जियोज का आने का टाइम हुआ और उसी समय उसको झपकी सी लगती है, तुरंत आंख खुलती है और जियोज उसी समय उसे देख लेता है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि उसकी गलती तो है, लेकिन वो बस गलती से छोटी सी एक चूक है, ना कि उसने जानबूझकर लोप किया है, ओमिशन की है। समझ गए होंगे कार्य और लोप को। चूक को इसलिए बताया गया है यहां पर कि कहीं ऐसी चीज आ जाएगी उस चूक को भी हम ये ना समझ लें कि भाई हाँ ये भी लोप है, इसलिए ये डिफरेंस यहां पर बताया गया है। धारा 33 में से भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 32, 33 इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया कि ठीक से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पलों पे ज्यादा फोकस करना इन सेक्शन में 32 से 38 तक। एग्जाम्पल आपके दिमाग में अगर फिट रहेगा तो आपको हेडिंग याद रहेगी किस धारा में क्या है, तो मोस्टली तो इसके अंदर आएगा तो सवाल इतना ही आएगा कि कार्य लोप की परिभाषा किसमें है, या कार्यों का निर्देश करने वाले सिद्धांतों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, ये किसमें बताया गया है, या धारा 32 में क्या बताया गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 98%। जितना अंदर से मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नहीं आएगा, 2% आ सकता है अपवाद स्वरूप। लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हम ये सोच करके नहीं चलेंगे कि ये आएगा तो पढ़ लेते हैं, ये नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं। उसमें हमारा जो परसेंटेज है सक्सेस का वो कम होता है। अचानक अगर वो आता है तो हमारा परसेंटेज कम होता है, और हम चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज कम ना हो,
100% सक्सेस रेशियो पर हम चलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कार्य और लोप हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 34, धारा 34, सामान्य आशय, अंग्रेजी में कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन को ध्यान रखना, आगे जब मैं सेक्शन 149 बताऊंगा तब वो डिफरेंस आपको जाकर के मैं बताऊंगा। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत करवाए हैं इसने। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, एक आगे सामान्य उद्देश्य आएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट, इतना ही बता देता हूं, बाकी आगे चलेंगे तब पढ़ाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या नीचे तो आ गया सामान्य उद्देश्य की परिभाषा बताओ और ऊपर आ गया कॉमन इंटेंशन, और आ गया नहीं, ऐसा आया भी है, आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करके चलना, मेन वर्डों पर। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम भले ही ना बने, लेकिन मेन जो वर्ड है उन पर, जो दोनों पर फोकस करना हमें। दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये 34 सेक्शन वैसे समझें तो बिल्कुल आसान सी है, लेकिन अगर बारीकी से क्वेश्चन आते हैं, हम बारीकी में घुसना शुरू करते हैं तो बड़ी अलग सी सेक्शन होगी ये भी। तो देखते जाइए, हम बारीकी भी पढ़ेंगे इसकी और बड़े आसान तरीके से भी इसको पढ़ेंगे। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, सबसे पहले तो इसमें यह है कि अकेला व्यक्ति का सामान्य आशय नहीं हो सकता। अकेला व्यक्ति तो खुद का दिमाग में जो होगा वो होगा ही। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे इसके अंदर। कोई आपराधिक कार्य करने का आशय उनका सबका एक हो और कार्य वो सभी अलग अलग करें, तो वो माना जाएगा कि सामान्य आशय उन सभी का था। सिंपल तो हुआ ये कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए एक ही आशय रखते हैं, एक ही सामान्य आशय वो रखते हैं, और टारगेट उनका एक ही है कि फलां व्यक्ति को मारना है भाई, पहले बात कर लेते हैं। तो एक ही आशय हो उनका, और वो चाहे कार्य फिर अलग अलग करें, एक मारेगा एक पैरा, मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो वो चीज सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी। इसमें दोस्तों 5 मुख्य तत्व होते हैं वैसे कार्य आपराधिक हो। अगर बिना आपराधिक कार्य, जैसे किसी ने सामान्य आशय कर लिया कि भाई हम कल मंदिर में भंडारा करेंगे, ठीक है, तो उससे अभिप्राय नहीं है तो वो भी सामान्य आशय ही, लेकिन आईपीसी में यहां अपराध से संबंधित सामान्य आशय के बारे में बताया गया। तो पहला हो गया आपराधिक कार्य हो। दूसरा, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, यानी कि एक व्यक्ति का सामान्य आशय नहीं होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। तीसरा, पूर्व योजना हो, यानी कि मस्तिष्क मिलन हो। अब थोड़ी गहराई शुरू होगी यहां पर। मस्तिष्क मिलन हो, यह जरूरी नहीं कि पहले ही वो कहीं बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर बातें करेंगे, प्लान बनाएंगे, ये होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ये पूरी जरूरी नहीं है। मस्तिष्क मिलन ही काफी है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पहले कहीं मिलकर भी हो सकता है, मौके पर भी हो सकता है, फोन पर भी हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज से भी हो सकता है, ईमेल से भी हो सकता है, चिट्ठी के माध्यम से भी हो सकता है। तो पूर्व योजना, मस्तिष्क मिलन के अनुसार सामान्य आशय को पूरा करने के लिए वो लोग कार्य कर रहे हो। तीसरी बात यह है। और चौथी, आपराधिक कार्य में कोई ना कोई भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से हिस्सा लिया हो, यानी कि उस आपराधिक कार्य जिसका उन्होंने सामान्य आशय बनाया था, उस कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग जरूर वो अपना दे रहे हो। और पांचवा, सभी आरोपी अपराध के समय मौके पर हाजिर हो। अब यहां पर मौके पर हाजिर हो, लेकिन थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होंगी कि भाई वो मौके पर हाजिर ना होकर भी उस काम को करने में कुछ ना कुछ सहायता कर रहा होगा, लेकिन वो होगा मौके से दूर, तो भी दोस्तों यही मानेंगे कि वो मौके पर ही है। तो इसलिए ये लिखा है कि सभी आरोपी अपराध के समय मौके पर हाजिर हो, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। 5 मुख्य तत्व हो गए, आपराधिक कार्य, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मस्तिष्क मिलन या पूर्व योजना जो उनकी है सामान्य आशय की, उसके अनुसार ही वो कार्य किया गया हो, और आपराधिक कार्य में कोई ना कोई भूमिका निभाने में हिस्सा लिया हो, और सभी आरोपी उस समय मौके पर हाजिर हो, या भाई कहीं दूर से भी वो कोई सहायता कर रहे हो। ऐसे हम इस 5 नंबर पॉइंट को समझते हैं। मस्तिष्क मिलन मौके पर भी हो सकता है, और मौके के बजाय आंखों आंखों में मस्तिष्क मिलन हो जाता है। जैसे मैं इसी का पहले उदाहरण ले लेता हूं, आंखों ही आंखों में मस्तिष्क मिलन कैसे होगा। जैसे 3 दोस्त हैं, उनका कोई एक बहुत बड़ा जानी दुश्मन है या कैसा भी दुश्मन है। वो तीनों दोस्त बैठे हैं किसी रास्ते में, एक सामने की दुकान पे बैठा है, एक इधर बैठा है, एक थोड़ा आगे बैठा है, और सामने से उनका दुश्मन आ रहा है। तो उन तीनों दोस्तों की आंखें मिलती हैं,
उनमें से एक उनकी तरफ ऐसे इशारा करता है और ऐसे हाथ का इशारा करता है कि अब पीछे पीछे चल के इसका आज काम तमाम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आंखों ही आंखों में उनका मस्तिष्क मिलन हो गया। यहाँ पर चाहे भले ही वो जैसे उनके नजदीक आए उस पर टूट पड़े और उसकी हत्या कर दें, तो ये माना जाएगा कि आंखों ही आंखों में भी मस्तिष्क मिलन हो सकता है, मौके पर मस्तिष्क मिलन हो सकता है, लेकिन वो मस्तिष्क मिलन अदालती कार्रवाई में प्रूव होना चाहिए। क्योंकि आंखों में मस्तिष्क मिलन तो उन्होंने किया, मारा उसको, लेकिन ऐसे एविडेंस भी तो होने चाहिए हाँ मस्तिष्क मिलन हुआ था। ये काम तो बाद में तफ्तीश के और वकीलों के रह जाते हैं। तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि आंखों ही आंखों में मस्तिष्क मिलन मौके पर भी हो सकता है, इशारों के द्वारा भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे चार आदमी एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं और उनका ये आशय है कि हाँ भाई हम चोरी करेंगे फलां व्यक्ति के घर में। तो पहला तो उनका हो गया आशय। पहला व्यक्ति कहता है कि भाई मैं मेन गेट के दरवाजे पर रहूंगा, दूसरा कहता है भाई मैं बाहर गली में गश्त करता रहूंगा, दूर से कोई आता दिखेगा इनके घर का तो मैं गेट वाले को बताऊंगा और गेट वाला तुम्हें बताएगा और सब यहां से रफू चक्कर हो लेंगे। तीसरा कहता है कि भाई मैं वहां अंदर से चोरी करूंगा। तीसरा और चौथा कहता है हम अंदर चोरी कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर आशय सभी का एक था, आपराधिक कार्य का आशय था, आदमी दो से ज्यादा थे, मस्तिष्क मिलन भी उनका था क्योंकि उन्होंने पहले आशय बना रखा फलां घर में चोरी करनी है, और कोई ना कोई भूमिका भी निभा रहे हैं। हालांकि चोरी अंदर दो ही आदमी करेंगे, लेकिन बाहर जो घूम रहा है वो, गेट पे जो खड़ा है वो, ये सभी उस कार्य को करने में। और चोरी में हम एक लेते हैं, पहले थोड़ा उदाहरण को चेंज कर देते हैं। अंदर चोरी एक कर रहा है और जो चौथा आदमी है वो दोस्तों रेलवे स्टेशन पे रहता है कि भाई तू हमारी टिकट लेके तैयार रखना, हम इस समय चोरी करेंगे और वहां से 10 मिनट हमें वहां लगेंगे, उस समय लगभग हमें ट्रेन वहां मिलेगी और हम टिकट लेने में समय व्यर्थ नहीं होगा, वहां फटाफट निकल लेंगे। तो चौथा आदमी मौके से दूर बैठा है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उनके लिए हेल्प कर रहा है, टिकट लेके बैठ के तैयार है वो उन्हें ले जाने के लिए। तो जो हमने बताया था ना कि कुछ मायने में वो मौके से दूर भी हो सकता है, ये भी इसमें क्लियर हो गया। तो सभी ने कोई ना कोई भूमिका यहां पर निभाई, लेकिन यहां ये नहीं कहा जाएगा भाई मैं तो गली में घूम ही रहा था, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। ठीक है, वहां यही माना जाएगा कि चारों लोगों ने मिलकर के चोरी की है। जिसने टिकट कटवा के बैठा था वो भी ये समझा जाएगा कि उसने चोरी करी है, चोरी के तहत ही सभी पे बराबर मुकदमा चलेगा। सामान्य आशय ये था। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 90% 80% आने के चांस होते हैं। एक और हम लेते हैं कि जैसे तीन व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के लिए जाते हैं कि भाई फला व्यक्ति के घर चलते हैं, उसका काम तमाम कर देते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो पता लगता है कि उनके घर पे तो कोई है ही नहीं, वो व्यक्ति भी नहीं है। अब वो कहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को कहते हैं कि तू जा गांव में उसको ढूंढ करके आ और हो तो हमें फोन मार देना, जहां मिलेगा वहीं काम कर देंगे उसका। अब यहाँ पर वो जो एक आदमी है वो उसे ढूंढने के लिए गांव में चला जाता है, लोगों से पूछता हो फला व्यक्ति को देखा, फला व्यक्ति को देखा, और पीछे से वो व्यक्ति किसी दूसरी गली से घूमता हुआ अपने घर आ जाता है। तो पीछे से जो दो व्यक्ति थे वो उसका मर्डर कर देते हैं। अब यहां पर तीसरा व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये नहीं माना जाएगा कि कुछ भी नहीं किया। जो लोग ये गवाही देंगे कि हाँ ये यहाँ इसके घर पे इनके साथ आया था, फिर यहाँ से वापस हम लोगों को पूछता हुआ घूम रहा था कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो व्यक्ति भी बराबर का मर्डर का हकदार होगा, चाहे वो भले ही उस मौके पर प्रेजेंट ना हो और प्रत्यक्ष रूप से उसने सिर्फ ढूंढने की कोशिश करी, कोई काम उसके द्वारा हुआ भी नहीं, लेकिन माना जाएगा कि उसने भी मर्डर ही किया है और उसी के तहत अभियोग उसके ऊपर चलाया जाएगा। या फिर इसी के अंदर एक एग्जांपल और ले लें कि जैसे चोरी करने से पहले या किसी का मर्डर करने से पहले रेकी कर रहे कि एक आदमी को बोलेंगे कि तू जाएगा उसके घर के आसपास रेकी करके आएगा, उसके बाद तू आ जाएगा हमें बताएगा, फिर तू नहीं जाएगा नहीं तो कोई तेरे को पहचान लेगा, फिर हम जाएंगे और फिर वो उस आपराधिक कार्य को अंजाम देते हैं। तो ये कहा जाएगा कि वो रेकी करने वाला भी उनके साथ, अगर उन्होंने मर्डर किया है तो मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। मेरे ख्याल से सेक्शन 34 क्लियर होगी। 35 दोस्तों, 35 में आपने अगर डिस्क्रिप्टिव बुक हमने डाल रखी है, इसे पढ़ा होगा, तो अगर बुक में आप पढ़ोगे तो 35 का जो अंदर का मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग होगा। मैंने यहां पर थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के लिखा है, वो जानबूझ कर लिखा है, ये ना सोचें कि गलत लिखा है। पहली बात तो क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिंपली सेक्शन के अंदर का ही आएगा कि भाई 35 में क्या है, या आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य आपराधिक कार्य कहलाएगा। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना आपराधिक कार्य कहलाएगा, इससे ये अर्थ हम नहीं लगाएंगे कि यहाँ आपराधिक कार्य की परिभाषा दी गई है।
अपराध की परिभाषा तो आगे आएगी, इसके अंदर क्या है वो पढ़ते हैं। 34 और 35 बिल्कुल मिलीजुली सेक्शन है, अगर किताब से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप सोचोगे कि फिर 34 क्यों बनी है, 34 वाली बात 35 में बोल रहे हैं। किताब में यह है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मान लो ये जानते हुए कि भाई कोई कार्य है, आपराधिक कार्य है, और वो अपनी इच्छा से उस कार्य में शामिल हो रहे हैं, तो वो ये माना जाएगा कि सभी ने वो कार्य किया है, चाहे उन्होंने थोड़ा बहुत ही किया हो। तो यही बात सेक्शन 34 में है दोस्तों। आप एक बार किताब आपके पास होगी तो आप किताब में भी पढ़ना, ताकि आपको पता लगे कि कंफ्यूजन कैसे होता है। यही बात सेक्शन 34 में है। तो मैं जो पूरा इसका निष्कर्ष और निचोड़ है वो आप लोगों को बता देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य कर रहे हैं, उनका आशय समान है धारा 34 के अनुसार ही, तो वो दोस्तों 34 में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, कि वो उस आशय के साथ कोई कार्य करने जाते हैं और उस आशय से संबंधित अगर कोई कार्य कर देते हैं, जैसे कोई जाते हैं लूट करने, चोरी करने, चार आदमी चोरी करने जाते हैं और साथ में पिस्टल भी रखते हैं कि भाई कोई बीच में आ जाएगा तो काम तमाम कर देंगे, और वो चोरी करके, हो सकता है चोरी करके आ भी जाए, और हो सकता है चोरी करके निकलते टाइम कोई देख ले, उनका पीछा करे, वो किसी को गोली भी मारे। तो दोस्तों यहां पर जैसे अगर किसी आपराधिक कार्य को सभी के समान आशय से वो करने जा रहे हैं, सामान्य आशय से वो करने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में अगर उससे संभावित कोई कार्य हो जाता है तो वो 34 ही कवर करेगी, वो वैसे ही दोषी होंगे चाहे करा वो काम एक नहीं हो। लेकिन ऐसा कोई कार्य, उन चारों में से एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर दे जो ना तो उन्होंने, किसी ने उसका पहले प्लान किया था कि हाँ हम ये काम करेंगे और इसके साथ ये भी काम करेंगे, और ना कहीं दूर दूर तक उसका कोई नाता था कि हाँ ये काम करना जरूरी था, अगर वो आदमी तुरंत मौके पे ऐसा कोई अलग काम कर देता है, तो जो समान आशय से जो कार्य किया उसके लिए तो सारे दोषी होंगे। और जो एक कार्य है उसने अलग कर दिया जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी, ना उनकी नॉलेज में था, तुरंत प्रभाव से वहीं उसके माइंड में उत्पन्न हुआ और उसने कर दिया, तो दोस्तों वहां पर वो उस कार्य के लिए वो अकेला आदमी दोषी होगा। 35 का मुख्य जो अर्थ है वो ये है, कंफ्यूज ना हो, हेडिंग यही रखेंगे, आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य धारा 35 के अंदर है। और जो उदाहरण है वो उससे इस दिमाग में इस चीज को फिट रखें आप। जैसे चार व्यक्ति मिलकर एक घर में एक व्यक्ति को पीटने की योजना बनाकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उस व्यक्ति की पिटाई करते वक्त उनमें से एक व्यक्ति घर के किसी कमरे में जाकर उनके गहने भी चुरा ले जाता है और बाकी व्यक्तियों को बताता भी नहीं, चुपचाप लेके अलग हो जाता अपना। तो उस व्यक्ति को पीटने के लिए चारों व्यक्ति दोषी होंगे, यानी कि पीटने में तो चारों व्यक्ति दोषी होंगे, वहां तो उन पर लगेगी 34, लेकिन साथ में 34 किसी भी सेक्शन के साथ लगती है, अकेली 34 सेक्शन नहीं लगती। और जो उसने अलग से गहने चोरी कर लिए, वो जो सेक्शन है वो उन पर सभी पर ना लग के उस अकेले व्यक्ति पर लगेगी, क्योंकि उन बाकी लोगों को तो ये ज्ञान ही नहीं था कि वो चोरी भी करने वाला है, ऐसा कुछ उन्हें ज्ञान भी नहीं था और कोई ऐसी संभावना भी नहीं थी। अगर उसको मारते वक्त, पीटते वक्त कोई दूसरा आदमी आ जाता है और उसे वो जान से मार देते हैं, तो वो सारे दोषी हो जाएंगे, क्योंकि संभावना ऐसी होती है कि भाई मारने में हो सकता है कोई लोग और भी आ जाएं और मारना पड़ जाए। लेकिन वहां दोस्तों मारने के अलावा चोरी करने वाली बात हजम नहीं होती, तो वो कार्य के लिए वो अकेला आदमी दोषी होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे फुटबॉल के खेल के मैदान में जैसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को जान से मारने के आशय से जोरदार धक्का दे देता है और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पहले खिलाड़ी की टीम के बाकी सदस्य भी आकर उस खिलाड़ी को इस आशय से पीटने लगते हैं कि वह इससे सबक सिखाएंगे, आगे से वो झगड़ा ना करे ताकि। इस पिटाई के दौरान उस खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों पहला खिलाड़ी है वो हत्या का दोषी होगा, क्योंकि उसने पहले ही पता था कि इसे जान से मारना है, उस तरीके से उसने धक्का देके पिटाई शुरू करी थी। और बाकी जो लोग थे उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी हत्या करनी है, वो तो सोच रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है हमारे खिलाड़ी के साथ और इसे सबक सिखाते हैं, ये काफी बार करता है, आज इसी को देखते हैं हम। तो वहां पर वो लोग सख्त चोट के दोषी होंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का प्लान से हट करके कोई काम जिसकी कोई संभावना ना हो और अपने साथियों के नॉलेज में लाए बगैर वो कार्य कर देता है, तो उस कार्य के लिए अकेला वो ही दोषी होगा, सब दोषी नहीं होंगे। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल इस पे आपको दे दूं कि एक सास अपनी बहू को कहती है कि बहू तेरे गहने वगैरह तू मुझे दे, मैं अलमारी में अंदर रखूंगी,
तरह कोई चोरी ना कर ले जाए ऊपर चौबारे से। अब बहू अपने गहने उतार के सास को देने लगती है, तो बहू की जो बेटी होती है, यानी सॉरी सास की जो बेटी होती है, उस बहू की ननद, वो सास कहती है कि इसको दे दे, वो उसको दे देती है, और वो अपनी बेटी से कहती है कि इसे अलमारी में रख के बंद करके चाबी ला के मुझे दे दे। वो वहां अलमारी में रख के बंद करके चाबी ला के अपनी माँ को दे देती है। उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है लड़की तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस सास का आश्चर्य शुरू से ये था कि एक बार इसे बहला करके ऐसे मैं गहने ले लेती हूँ और उसके बाद इसे गहने वापस देने नहीं है। लेकिन उसकी लड़की को यह बात नहीं पता था कि तेरी मम्मा ऐसा करने वाली है। वो तो यही सोच रही थी कि भाई ठीक है, ऊपर कोई हो सकता है, कोई रहता नहीं है दिन में, चोरी कर ली जाए तो माँ रख लेगी, अच्छी बात है, बाद में दे देगी जब जरूरत होगी तो यहां पर दोस्तों वो लड़की तो किसी भी अपराध की दोषी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो माँ है वो अपराध की दोषी होगी, क्योंकि उसका ज्ञान था आपराधिक कार्य करने का। उसने आपराधिक कार्य किया, जबकि लड़की ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। लेकिन यदि उस लड़की को पता है कि हाँ माँ ने, बेटी ने पहले बातचीत करके फिर वो प्लान किया है, वो काम किया है, और फिर बेटी रख के चली जाती है, तो वहां वो बेटी भी उसमें शामिल दोस्तों हो जाएगी। ये थी सेक्शन 35। कंफ्यूज होना नहीं है, मोटा मोटा डिफरेंस रखना है कि अगर समान आशय से या उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं जिसकी संभावना थी तो 34, और हट करके जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी वो कोई कार्य कर देता है तो 35 के अनुसार अकेला वो व्यक्ति दोषी होगा। सेक्शन 35 क्लियर हो गई है। एक दोस्तों मेरे से एक पॉइंट छूट गया था सेक्शन 34 का, वो भी कवर कर लेते हैं। एक होता है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, और एक होता है समान आशय, सिमिलर इंटेंशन। सामान्य कॉमन, समान सिमिलर। कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय को तो परिभाषित किया गया है 34 में, लेकिन सिमिलर जो इंटेंशन है, समान आशय, उसे आईपीसी में परिभाषित कहीं नहीं किया गया है। जैसे हमने ऊपर आपको बताया था लोप और चूक में, क्योंकि चूक की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, लेकिन बताया इसलिए था कि आप समझ सको कि ये लोप है भी कि नहीं। ऐसे यहां पर सामान्य आशय के लिए हम समान आशय को समझाते हैं कि सामान्य आशय होता भी है या उसके अलावा भी कुछ होता है। दोस्तों समान आशय में जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है और पब्लिक बस स्टॉप पे खड़ा होकर किसी की पॉकेट मारता, पब्लिक देख लेती है चोरी कर रहा है और वो उसे पकड़ के पीट देती है। तो दोस्तों यहां पर काम सभी ने एक किया, पकड़ के पीट दिया। और यहां पर आशय भी सबका, जब हाथ मारने सभी ने शुरू किए तो यही था कि पिटाई इसकी करनी है, आशय भी एक ही था। लेकिन यहां पर सामान्य आशय दोस्तों नहीं था, ना ही तो सभी ने खड़े खड़े आंखों आंखों में इशारे किए होंगे कि इसको आज पीट लेते हैं, रोज साला यहीं खड़ा रहता है, चोरी करता है, आज इसी का इलाज कर देते हैं, किसी को तंग नहीं करेगा, फिर तो वो सामान्य आशय हो जाता। लेकिन यहां पर अगर वो सीधा चोरी की, तुरंत हल्ला मचा, पब्लिक ने पकड़ के और उनकी उसकी अच्छी पिटाई कर दी, तो ये समान आशय हो गया दोस्तों। समान आशय, सिमिलर इंटेंशन हो गई। तो ऐसे काम को हम सामान्य आशय नहीं कहेंगे। अब आप बात समझ गए होंगे, यानी कि सामान्य आशय मौके मौके पर आंखों आंखों में इशारों से भी हो सकता है, लेकिन अगर बिना आंखों के इशारे से अगर किसी का सिमिलर इंटेंशन से कोई कार्य किसी ने कर दिया तो भले ही वो लोग दोषी होंगे, उसकी पिटाई की है तो पिटाई के वो दोषी होंगे, लेकिन सेक्शन 34 उन पे नहीं लगेगी। ये था 34 का जो हमारा पॉइंट रह गया था वो। अब दोस्तों अगली सेक्शन चलते हैं 36, 34, 35, 32 और 33। आपको क्लियर होगी, नहीं हुई होगी तो आप बाद में क्वेश्चन करना। कल एक दो साथियों के क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे, उन्हें क्लियर कर दिया गया था, बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन पूछने में कंजूसी ना करें, अगर आपको आता है तो जबरदस्ती भी ना पूछे, लेकिन अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है तो क्वेश्चन पूछने में आप कंजूसी ना करें। दोस्तों सेक्शन 36 पर चलते हैं हम। अंशतः कार्य और अंशतः लोप। अंशतः से आप समझ गए होंगे कि किसी काम का कोई थोड़ा सा हिस्सा, अंश, और अंशतः लोप, कार्य और लोप तो हमने ऊपर समझ ही लिया था, यहां सिर्फ लग गया अंशतः इन दोनों के साथ, यानी कि कुछ कार्य करे या कुछ लोप करे। इसे एग्जाम्पल से ही समझ लें हम। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहां किसी कार्य या लोप का किया जाना या उसका प्रयास करना अपराध है, वहां यह माना जाएगा कि अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा किया गया काम वही अपराध माना जाएगा। जैसे हम मान लें कि किसी व्यक्ति को मारना मर्डर का अपराध है, तो दोस्तों, या चोरी करना अपराध है,
तो दोस्तों अगर उस काम में कोई थोड़ा थोड़ा काम करके हम सहायता कर रहे हैं ना, और उसका परिणाम वही निकलता है पूरा, तो वो अंशतः कार्य और अंशतः लोप भी वही अपराध माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक औरत अपने सौतेले बेटे को जान से मारने के लिए कई दिनों तक, एक औरत अपने सौतेले बेटे को जान से मारने के लिए कई दिनों तक भोजन नहीं देती और बीच बीच में पिटाई भी करती रहती है। वो लड़का 20-25 दिन, महीने 2 महीने बाद बेचारा भूख से मर जाता है। तो यहां पर दोनों प्रकार से किया गया कार्य हत्या करना कहलाएगा। एक तो किया उसने एक्ट, एक किया उसने लोभ, और अंश तय किया, थोड़ा थोड़ा करके किया। एक ही दिन में नहीं किया कि भाई एक ही दिन भोजन नहीं दिया वो मर गया, रोज आज भी भोजन देना था नहीं दिया, कल भी देना था नहीं दिया, परसों भी देना था नहीं दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके वो कार्य मतलब लोप कर रही है, अंशतः लोप कर रही है, पार्टली इलीगल ओमिशन कर रही है वो। और दूसरा काम अंशतः कार्य कर रही है वो, यानी कि एक्ट कर लिए पार्टली। क्या एक्ट कर रही है कि उसे रोज पीट देती है या एक दिन छोड़े एक दिन पीट देती है अच्छा जचा करके। तो दोस्तों वहां जब उसकी हत्या होती है तो यही माना जाएगा कि उस औरत ने या उसकी सौतेली मां ने उस बच्चे की हत्या ही की है, मर्डर ही किया है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे अंशतः कार्य और अंशतः लोप को। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे परीक्षा में एक टीचर विद्यार्थियों को बोल के नकल करवाता है खुल्लम खुल्ला, जैसे हरियाणा में पहले होती थी। उस टीचर को बदल दिया जाता है, तो दूसरा टीचर बच्चों को बाहर से, जैसे चिट, पहले मेले भरते थे ना स्कूल के चारों तरफ, तो बाहर से चिट डालते थे, तो वो चिट मिल रही थी, बच्चे कर रहे थे, तो उसने नकल नहीं करवाई टीचर ने, लेकिन उसने कहा कि भाई ठीक है करने दो, मन ही मन सोचा, उसे भी बदल दिया गया। तीसरा जो टीचर लगाया एग्जाम में, वो जो वो चिटें आ गई थी बच्चों के पास, एक बच्चा छुपा करके लिख रहा है, टीचर ने देख भी लिया, हाँ देख लिया, पर उसने भी सोचा, मुंह बदल लिया कि करने दे बच्चे को। तो यहां जो नकल करवाने का वो जो काम कर रहे हैं, वो तीनों ही टीचरों का ये है कि नकल करवाइए, चाहे किसी ने थोड़ा सा काम किया हो, चाहे किसी ने लोप किया हो, ठीक है, चाहे किसी ने पूरी खुलम खुला नकल कराई हो। तो अंशतः कार्य और अंशतः लोप आप समझ गए होंगे। सेक्शन 37, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना। अब दोस्तों यहां भी कंफ्यूज हो गया होगा आपको हेडिंग पढ़ते ही, किसी अपराध को गठित करने के लिए, किसी भी अपराध को पूरा करने के लिए कई कार्यों में से कोई एक कार्य करके सहयोग करना। अब इस हेडिंग से हम समझे तो ये चीज तो सेक्शन 34 में भी थी दोस्तों, कि अगर मौके पर आदमी है, चाहे वो कुछ भी कार्य ना करे, बस गली में पहरा दे रहा हो तो भी वो सहयोग कर रहा है, चाहे कोई मेन गेट पे खड़ा है तो भी सहयोग कर रहा है, चोरी कर रहा है तो भी सहयोग कर रहा है, टिकट लेके रेलवे स्टेशन में खड़ा है तो भी सहयोग कर रहा है। तो यहां पर क्या मानेंगे हम कि वही चीज इसमें हमें समझ में आ रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है दोस्तों। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध को गठित करने में बारी बारी से अगर कोई कार्य किया जाता है, ऊपर लिखा था ना, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, और ऊपर वाली में था अंशतः कार्य करना। अब ये भी अंशतः कार्य करने से अंदर आप पढ़ोगे तो मिलती जुलती आएगी कि किसी अपराध को गठित करने के लिए बारी बारी से कोई कार्य करना, या आपराधिक कार्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा थोड़ा कार्य प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर भी करे, तो यह समझा जाएगा उन सभी व्यक्तियों ने वो अपराध किया है। ये 37 कहती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, सभी सेक्शन को मैंने बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम्पल इनके एक एक ऐसे चुन लेना जो दिमाग में फिट हो कि हाँ 37 में एग्जाम्पल ये है तो ये अर्थ होता है। जैसे 24 संतरी ड्यूटी जो होती है 24 घंटे चलती है दोस्तों। लॉकअप में कोई मुलजिम बंद है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट के 3 संतरी लगे हुए हैं। जो पहला संतरी है वो सुबह 8 से 4 है, ना पानी पीने देता है मुलजिम को, ना खाना खिलाता है। दूसरा संतरी है जो 4 से रात को 12 बजे तक है, वो भी सेम यही कार्रवाई करता है, ना खाना खाने देता है, ना उसे कुछ पानी पिलाता है, ना। तीसरा जो संतरी आएगा दोस्तों, सुबह रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, वो भी यही काम करता है। तो यहां पर तीनों ने थोड़ा थोड़ा कार्य किया, लेकिन भूख की वजह से वो आदमी, पहले भी हो सकता है क्रिमिनल है तो इसीलिए क्राइम किया हो कि खाना ना मिला हो, तो पहले भी भूखा हो और वहां भी भूख से उसका दम टूट जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि भाई उन्होंने तो सिर्फ खाना नहीं खाने दिया था, उन्होंने कौन सा मर्डर कर दिया। वहां यही माना जाएगा कि भाई इन्होंने जानबूझ करके इसे मारा और मर्डर किया है। तो सेक्शन जो
36 में हमने बताया था कि उसे थोड़ा थोड़ा करके वो कार्य कर रही है, पीट रही है या थोड़ा थोड़ा लोप कर रही है। यहां पर लोप ये भी मिलती जुलती है, लोप करे तो अलग बात है, लेकिन लोप के अलावा वो थोड़ा थोड़ा कार्य अलग स्थान पर भी हो सकता है, अलग समय पर भी हो सकता है, और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी हो सकता है। अगर वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और उसका परिणाम मृत्यु निकलता है, तो वो 37 के अनुसार माना जाएगा कि उन्होंने मर्डर ही किया है। 37 में भी आज तक दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सेक्शन 34 के क्वेश्चन मैंने आपको शायद नहीं बताए। 34 में कितनी बार आए ये क्लियर करते चलते हैं एक बार। 34 में आज तक 1 2 3 4 5 6 बार 34 में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। सबसे पहले 2009 में आया था, फिर 2010 में भी आया, फिर 2014 में आया। 2014 में दूसरा भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए हैं 2014 में। 2017 में भी 2 बार 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और 2017 तक आए हैं। 2017 और 14 में 2 बार आए हैं ये क्वेश्चन। तो कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन सिंपली था 2009 में कि भाई सामान्य उद्देश्य कॉमन इंटेंशन को परिभाषित कौन सी धारा करती है। दूसरा, रमन के नेतृत्व में 9 व्यक्तियों के समूह ने बिशन पर हमला किया और रमन ने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सीधी सी बात है कि 9 व्यक्तियों ने चोट पहुंचाई, तो केवल रमन को दंडित किया जाएगा या 9 व्यक्ति दंडित होंगे, या 9 व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा, या उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है जिनकी बिशन से दुश्मनी थी। सीधी सी बात है, सेक्शन 34 के अनुसार सभी उसमें दंडित होंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो राम और श्याम रेखा की हत्या करने गए। राम हाथ में भाला लेकर चौकीदारी करने लगा, लेकिन रेखा को मारा नहीं, रेखा को श्याम ने मारा। तो ये भी वही बात आ गई। एक ही पेपर में सॉरी, एक तो 10 में आया था, ये 14 में आया था। तीसरा जो 14 में जो दूसरा आया था, वीरू हाथ में भरी हुई पिस्तौल लेकर तथा राज खाली हाथ महेश की दुकान पर लूटने के सामान्य आशय से जाते हैं। वीरू दुकान में प्रवेश करता है तथा विरोध करने पर महेश को पिस्तौल से गोली मार देता है। महेश तुरंत मर जाता है और वीरू के किस कार्य के लिए राज उत्तरदायी है। तो वो भी दोस्तों सीधी सी बात है, उसी के अपराध के लिए दोनों समान दोषी होंगे। सेक्शन ये 2014 में 2 बार आई थी और 17 में 2 बार आई थी। 17 में सिंपली ये पूछा था कि कॉमन इंटेंशन की परिभाषा किसमें दी गई है, और दूसरा जो 17 में पूछा गया था वो यही था कि राम और श्याम रेखा की हत्या। देखो कितनी मजे की बात है दोस्तों, जो 2014 में क्वेश्चन आया था वो एज इट इज उठा के 17 में भी दे दिया था। तो ये भी मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी तो ऐसे पेपर आए हैं जो 90% जीके को छोड़कर, जीके भी 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन छोड़कर सारे के सारे पिछले पेपर में उठा के दे दिए गए थे। तो पिछले पेपर तो हम कंफर्म करेंगे ही बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी चाहे कोई पेपर कितना भी बना ले, 50-60% पेपर तो रिपीट हो ही जाता है पिछले 12 साल के अगर हम पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे तो ये दोस्तों सेक्शन 34 थी जो हमने बताना भूल गए थे। कुछ कभी कभी ध्यान नहीं रहती हैं, कुछ बातें पॉइंट हमसे छूट जाता है। नेक्स्ट हमने 37 तक दोस्तों कर ली थी। नेक्स्ट जो सेक्शन है 38, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न कार्यों के दोषी होंगे। अब यहां देखो दोस्तों, आपराधिक कार्य में सम्मिलित व्यक्ति या संयुक्त व्यक्ति का अर्थ हो गया एक से ज्यादा है तभी संयुक्त हुए, विभिन्न कार्यों के दोषी होंगे। अब ये बात भी 34 में गोलमेल मचाती है, खिचड़ी बनाती है कि 34 में भी यही था कि भाई जो आपराधिक कार्य में संयुक्त होंगे तो वो तो सब एक ही कार्य के दोषी होंगे। ये एक तरीके से उसका अपवाद हो गया। इसमें कह दिया कि विभिन्न कार्यों के भी दोषी हो सकते हैं। कैसे होंगे ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इस धारा में कुछ लोगों ने भले ही एक ही आपराधिक कार्य किया हो, लेकिन उनकी एक तो सजा अलग अलग हो सकती है। इस सेक्शन में ये प्रावधान दे दिया कि भाई उन व्यक्तियों की सजा अलग अलग हो सकती है और वो सभी अलग अलग धाराओं के दोषी भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा। क्रिकेट के गेम के मैदान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फुटबॉल वाले की तरह। जैसे क्रिकेट के गेम में राम नाम के खिलाड़ी ने दूसरी टीम के श्याम नामक खिलाड़ी को मां बहन की गालियां दी, जिस पर श्याम ने राम को गुस्से में आकर गुस्सा मार दिया, जिससे वो गिर जाता है और श्याम की टीम के 3 अन्य खिलाड़ी आकर राम को विकेट से सर पर जोरदार प्रहार करते हैं। राम वहां पर मर जाता है। तो दोस्तों इसमें श्याम धारा 304 आईपीसी का दोषी होगा, क्योंकि नंबर एक बात तो 34 में तो ये इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि भाई अलग अलग कार्य तो जब भी माने जाएंगे जब 34 नहीं होगी। अगर 34 है
तो अलग अलग कार्य के लिए तो वो दोषी हो नहीं सकते, यानी कि अलग अलग सेक्शन तो उन पर लगेगी नहीं। अगर 34 बन रही है तब तो सेक्शन तो एक ही लगेगी, लेकिन सेक्शन के अंदर सजा कम या ज्यादा इस सेक्शन के प्रावधान के अनुसार कोर्ट कर सकता है। यहां पर अब सेक्शन 34 तो बन नहीं रही। अब उन व्यक्तियों ने, जिसने मैन में गुस्सा मारा था उसका तो कोई अपराध ये था सिर्फ उसे मारने का, और बाकी जो आ रहे हैं विकेट से उठा के सर पे मारे, पता है कि विकेट सर पे अगर जोरदार लगती है तो आदमी मर सकता है, सभी को पता है, संभावना है। तो दोस्तों यहां पर वो जो 3 अन्य खिलाड़ी आकर विकेट मारते हैं उन्हें तो 302 के लिए दोषी माना जाएगा, और जिसने उसे सख्त चोट या जोरदार प्रहार मारा था उसे 304 आईपीसी के लिए दोषी माना जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अलग अलग कार्य के लिए वो सब लोग दोषी हो जाते हैं। व्यक्ति वो संयुक्त थे उस कार्य को करने में, लेकिन एक्ट अलग अलग हो गए उनके, सेक्शन उन पर अलग अलग लग जाएंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3 लोगों ने मिलकर एक आदमी को जान से मारा, जिसमें ए नाम के व्यक्ति ने मृतक व्यक्ति को धक्का दिया था, और बी नाम के व्यक्ति ने मृतक व्यक्ति को लात घुसे मारे थे, और सी नाम के व्यक्ति ने मृतक व्यक्ति को पिस्टल से गोली मारी थी, और फिर चलते वक्त पता लग गया कि मर गया, गिर गया, चलते वक्त एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके सर को और कुचल देता है। तो दोस्तों यहां पर जब सुनवाई होगी तो सेक्शन 34 बनती है, क्योंकि आशय उनका था उसे मारना, साथ में 302 के 34 तो लगेगी, और मुकदमा भी 34 के अनुसार सभी पर 302 का चलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आपराधिक प्रवृत्ति उनकी देखी जाए तो कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट ये सोच के कि भाई एक ने सिर्फ इसे धक्का ही मारा, केवल इतनी ज्यादती उसने नहीं करी, था से मारने का, ठीक है मारने का था तो उसे 302 के तहत ही सजा दी जाएगी। लेकिन 302 में भी जैसे बता दिया कि भाई आजीवन कारावास भी मिल सकता है, मृत्युदंड भी मिल सकती है, तो उसमें से ऐसे जो कम एक्ट किया होगा उसे कोर्ट कम से कम सजा जो है वो दे सकता है, और जिसने भाई लात गुस्से मारे हों उसे थोड़ा और फालतू सजा दे सकता है, जिसने पिस्टल से गोली मारी उसके पत्थर उठा के सिर को कुचल दिया या उसकी आंखों में भी गोली मार रहा है, इस तरीके से कर रहा है, तो उसे मृत्युदंड भी कोर्ट दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोर्ट को ये सेक्शन पावर देती है कि भाई वो कम या ज्यादा सजा कर सकती है। ये थी दोस्तों सेक्शन 38। अब 32 से और 38 तक खिचड़ी आपके यहां जरूर बनी होगी। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आज समय हमारे पास कम है, आगे टाइम नहीं लगेगा, हम 10-15 मिनट ऊपर समय ले लेते हैं आज, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम इन सेक्शन को दोबारा देख लेते हैं। भाई 26 में विश्वास करने का कारण, 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति, 28 में कूटकर्ण, 29 में दस्तावेज, 30 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, 30 में मूल्यवान प्रतिभूति, 31 में विल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 32 में कार्यों का निर्देश करने वाले सिद्धांतों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, यानी कि जहां एक्ट प्रयोग होगा वहां अवैध लोप भी हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे। 33 में कार्य और लोप की परिभाषा है दोस्तों। 34 में सामान्य आशय, सिंपली कि भाई सभी का एक ही सामान्य आशय आपराधिक कार्य करने का, और वो काम पूरा करें, चाहे उसमें कोई थोड़ा काम करे, चाहे ज्यादा करे, चाहे कहीं थोड़ा दूर स्थान पर से उनकी सहायता करे, और उस कार्य से संबंधित कोई संभावना हो चाहे वो कार्य करे, तो वो सब आ गया सामान्य आशय। 35 में आपराधिक ज्ञान, आपराधिक आशय से किया गया कार्य आपराधिक कार्य, यानी कि अगर सामान्य आशय से एक कार्य किया तो उसके लिए सभी दोषी होंगे, लेकिन उससे बिल्कुल हट करके एक आदमी ने दूसरा कार्य कर दिया तो उसके लिए वो अकेला दोषी होगा, ऐसे ध्यान रखना है। 36 में अंशतः कार्य अंशतः लोप, यानी कि थोड़ा थोड़ा कार्य करके, जैसे कि माँ सौतेले माँ ने बच्चों को मारा था, इससे ध्यान रखना इसको। 37 में किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को सहयोग करना, इसमें संतरी को याद रखना कि भाई पहले ने भी खाना नहीं खाने दिया, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांचवा पेश करने जा रहा है वो भी पानी नहीं पीने दे रहा उसे, तो ये इससे ध्यान रखना। 38 में आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न कार्यों के दोषी होंगे। आपराधिक कार्यों में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न कार्यों के दोषी होंगे, यानी कि अगर सेक्शन 34 में कवर नहीं हो रही तो उन पर सेक्शन भी अलग अलग लग सकती है, और लेकिन 34 में कवर हो रही है, लेकिन मैंने जो बताया था कि आंख में गोली मार रहा है, एक धक्का दे रहा है, एक लात घुसे मार रहा है, तो इससे याद रखना कि वो 38 में सेक्शन उनकी सजा कम ज्यादा हो सकती है, सेक्शन का मुकदमा उनका एक ही चलेगा। दोस्तों 39 स्वेच्छापूर्वक। स्वेच्छापूर्वक से वैसे तो आप समझ गए होंगे, पहले मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं आपकी। 39 में स्वेच्छापूर्वक, वॉलंटरीली, आपने सुना होगा ना वॉलंटियर, इच्छापूर्वक जो आदमी काम करे, तो यहां पर भी वही वॉलंटरीली होगा, स्वेच्छापूर्वक, यानी इच्छा से, अपनी इच्छा से जानबूझकर।
लेकिन इसके अलावा सिंपली तो ये होगा कि अपनी इच्छा से कोई जानबूझकर कोई कार्य करे उसे स्वेच्छापूर्वक कहा जाएगा। लेकिन आईपीसी में थोड़ा सा अर्थ इसमें और भी ऐड होगा। कोई व्यक्ति किसी कार्य को उन साधनों द्वारा पूरा करता है जिनके द्वारा उसे पूरा करना उसका आशय था। पहले दोस्तों मैं एक बार माइक ऑन कर रहा हूं। मैंने सभी के माइक ऑन कर दिए। कोई एक आदमी ऑन करके बताए 10-15 मिनट समय और ले सकते हैं या क्लोज करें? ले सकते हैं सर। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू। सेक्शन 39 स्वेच्छापूर्वक, इच्छापूर्वक। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को उन साधनों से पूरा करता है जिनके द्वारा उसे पता है कि इस साधन का प्रयोग करने से यह कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा उसका आशय है, तो वो स्वेच्छापूर्वक माना जाएगा। या उन साधनों द्वारा पूरा करता है जिन साधनों को काम में लेते समय वो ये जानता है कि भाई, या ऐसा विश्वास करने का कारण रखता है कि उनसे उसे पता है कि उस कार्य का पूर्ण होना संभव है, पूरे पूरे चांस हैं, संभावित है दूसरा कर रहा हो लेकिन ऐसे साधन प्रयोग कर रहा हो कि उसे पता है कि इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो भी स्वेच्छापूर्वक माना जाएगा। ना कि जानबूझकर बस ये सोचे हाँ भाई किसी की तलवार से गर्दन उड़ानी है तो वो तो स्वेच्छापूर्वक मान ही लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई लापरवाही भी वो कर रहा है तो जब तक वो ये सिद्ध ना कर देगा कि भाई मैं सच में मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं था, मतलब कोई मुझे इस तरीके का वो नहीं था, ना मैंने कोई लापरवाही बरती, तो ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छापूर्वक वो कार्य नहीं किया। अन्यथा लापरवाही भी स्वेच्छापूर्वक कार्य करने में ही मानी जाएगी। स्वेच्छापूर्वक सिंपली समझ गए होंगे आप। एग्जाम में हम एक बार देखते हैं 39 में भी कोई नहीं आया दोस्तों, 40 में आया है एक बार क्वेश्चन 2019 में, वो आगे पढ़ लेते हैं हम। 40 में अपराध, ऑफेंस, अपराध की परिभाषा। जो 35 में था ना कि आपराधिक ज्ञान आशय से किया गया कार्य आपराधिक कार्य, तो उससे कई लोग आज समझते हैं कि परिभाषा कभी उसी में बताई होगी आपराधिक कार्य क्या है। अपराध की परिभाषा यहां दी गई है ऑफेंस की। क्या होगा ऑफेंस? किसी कार्य को करने के लिए कानून ने मना किया हुआ है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। किसी काम को करने के लिए देश के कानून ने मना किया हुआ है, वो कार्य अपराध माना जाएगा। या फिर इसमें एक लाइन में और ऐड कर दूं, किसी कार्य को ना करने के लिए कानून ने कटिबद्ध किया है, कर्तव्यबद्ध किसी को किया है, और वो उस कार्य को ना करे, उसका लोप करे, इलीगल ओमिशन करे, तो वो कार्य भी कानून के अनुसार अपराध माना जाएगा। चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, रेप सब अपराध, ये सभी को पता है। धारा 41 विशेष विधि, स्पेशल लॉ, ये ध्यान रखना, विशेष विधि, स्पेशल लॉ। 40 में धारा जो 40 थी अपराध, इसमें एक बार क्वेश्चन आया है। सिंपली इसके अंदर सेक्शन पूछी गई थी कि भाई अपराध को किसमें परिभाषित किया गया है, 2019 में क्वेश्चन आया था। तो इससे ज्यादा जो सेक्शन है इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जितनी गहराई से हम पढ़ते हैं इतनी गहराई से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं। जहां गहराई से क्वेश्चन आएंगे साथ साथ हम आपको बताएंगे भी। 41 विशेष विधि, स्पेशल लॉ, ऐसा कानून जो संपूर्ण भारत पर लागू होता है वो विशेष विधि या स्पेशल लॉ कहलाएगा। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, आर्म्स एक्ट वगैरह वगैरह, साक्ष्य अधिनियम, जो भी संपूर्ण देश पर लागू होता है वो विशेष विधि होगी। स्थानीय विधि, सेक्शन 42, स्थानीय विधि हो गया लोकल लॉ, यानी कि जैसे कोई भी स्टेट अपना कोई कानून बना लेता है या आईपीसी में कोई अमेंडमेंट कर लेता है तो वो वहां के लिए राज्य का वो अमेंडमेंट माना जाएगा, संपूर्ण देश में वो लागू नहीं होता। तो विशेष विधि जो संपूर्ण देश पर लागू हो, स्थानीय विधि जो किसी स्थान विशेष पर लागू हो, किसी भी, चाहे वो राज्य हो चाहे आधे राज्य में लागू हो बेशक, वो स्थानीय विधि कहलाएगी। 41-42 सिंपली है, छोटी छोटी सेक्शन है, अब इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 42 के अंदर से एक बार क्वेश्चन दोस्तों आज तक आया है कि स्थानीय कानून को, आईपीसी की धारा 42 स्थानीय कानून को परिभाषित करती है। स्थानीय कानून का अर्थ है किसी विरोध विषय से संबंधित कानून, किसी खास क्षेत्र के लिए कानून, संसद द्वारा पास कानून, पंचायत द्वारा बनाया गया कानून। तो सीधी सी बात है भाई, किसी खास क्षेत्र, किसी विशेष स्थान के लिए बनाया गया कानून। 2009 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट दोस्तों 43 स्थानीय विधि, लोकल लॉ के बाद 43 में अवैध
और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अब दोस्तों वैसे हम इसे स्पीड से जब पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे तो 43 में यही रखेंगे कि 43 में अवैध की परिभाषा दी गई है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज बताई गई कि अवैध क्या होता है, इलीगल क्या होता है, और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध क्या होता है, लीगली बाउंड क्या होता है, लीगली बाउंड टू डू यानी कि करने के लिए आबद्ध, और एक होता है इलीगल यानी अवैध। तो दोनों ही चीज इसमें दी गई है। कभी कोई पूछ ले कि वैध रूप से आबद्ध का वर्णन किस सेक्शन में किया गया है, हम अवैध रटते रहे 43 को ध्यान ही ना करें। जिस कार्य को करने को कानून में अपराध बताया हुआ है वो तो अवैध है, यानी कि कानून ने जिस काम के लिए मना किया था, जो अपराध बता रखे थे, वो सब अवैध कहलाएगा। जिस कार्य को नहीं करने को कानून में अपराध बताया गया है वो वैध रूप से अवैध कहलाएगा। वही उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे एक एसएचओ साहब हैं थाने के, अगर उनकी ड्यूटी बनती है कि किसी मुकदमे में तफ्तीश करके कोई घूम रहा है उसे अरेस्ट करवाना, लेकिन अगर वो पुलिस अफसर उसको अरेस्ट करने की बजाय उससे रिश्वत के पैसे लेकर उसे ऐसे घूमने देता है, उसे गिरफ्तार नहीं करता है, ये तो हो गया अवैध कि उसका काम था कि भाई वो तफ्तीश सही करे लेकिन वो नहीं कर रहा। सॉरी, ये तो हो गया वैध रूप से आबद्ध, उसका काम था कि तफ्तीश सही रूप से करे, उसकी वो लोप ना करे, लेकिन उसने ऐसा किया तो वो तो हो गया वैध रूप से आबद्ध। दूसरा, कोई एसएचओ अगर किसी को पकड़ के लेकर के आता है और उसे पुलिस रिमांड में इंक्वायरी की बजाय लात घूंसों से पुलिस पीटती है, तो दोस्तों यहाँ पर यह माना जाएगा कि किसी को कानून ये नहीं कहता कि अगर कोई इस तरीके से पीटेगा तो वो अपराधी माना जाएगा, कोई रिमांड ये इजाजत नहीं देता। तो यहाँ पर माना जाएगा कि उसने अवैध किया है, यानी कि जो कानून ने कार्य करने के लिए मना किया अवैध, जिस कार्य को कानून ने करने के लिए कर्तव्यबद्ध किया है और वो ना करे तो वो इलीगल ओमिशन हो जाएगी, लेकिन जिस काम को करने के लिए कर्तव्यबद्ध किया है तो उसे हम वैध रूप से आबद्ध कहेंगे, लीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। 44 क्षति का कल भी जिक्र आया था। क्षति इंजरी, हानि अलग चीज होती है और इंजरी क्षति अलग चीज होती है। क्षति में हमने कल ही बता दिया था कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, अवैध रूप जरूर है क्योंकि वैध रूप से तो क्षति, अगर कोई लोक सेवक पुलिस किसी को पहुंचा रही होगी तो वो क्षति नहीं मानी जाएगी। क्षति से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अवैध रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या ख्याति की हानि पहुंचाना है। क्या हो गया? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ख्याति, चार चीजें होगी, याद रखना है। किसी का शरीर का धक्का दे दिया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, दांत तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, शरीर से संबंधित कोई भी उसे हानि की तो वो शारीरिक। मानसिक, किसी को ऐसा कोई झूठी बात किसी को बोल दी कि भी तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया और उसे पता है पहले से बीमार है, उसे कुछ वो खुद कोमा में चली जाए, या किसी को कोई ऐसी बात कह देना, गाली गलौज कर दिया, वो दुखी हो जाए, तो वो सब मानसिक में आएंगे। आर्थिक में किसी को ऐसा नुकसान कर देना, संपत्ति का चोरी कर ली, उठा के फेंक दी, तोड़ दी, आर्थिक संपत्ति। और ख्याति में किसी के प्रति ऐसा कोई लेख छाप दिया, किसी की कोई गलत वीडियो सीडी एडिट करके किसी के अखबार में प्रकाशित कर दी, उसकी मान हानि जिसे हम बोलते हैं, ख्याति जो है उसकी रेपुटेशन की हानि कर दी, तो वो ख्याति में आ जाएगा। ये चारों चीज ही क्षति होती है दोस्तों, इंजरी। वैसे इंजरी से हम ये समझते हैं कि भाई मेरे पैर में इंजरी होगी, कि भाई हाँ पैर अगर कुछ शरीर का टूटता है तो इंजरी होती है, नहीं, इंजरी ख्याति की भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। एग्जाम्पल तो इसमें हमने कर ही लिया बातों बातों में। 45 है दोस्तों जीवन, लाइफ। जीवन से अर्थ जहां कहीं भी आईपीसी में जीवन शब्द का प्रयोग होगा तो ये मानेंगे कि मनुष्य जीवन, किसी ये नहीं मानेंगे कोई जीव जंतु का जीवन। यदि कोई व्यक्ति जीवन पर प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करता है, ऐसा लिखा है, तो हम मानेंगे जीवन पर प्रभाव किसके? मनुष्य जाति के जीवन पर प्रभाव जो डालता है। और मृत्यु से अभिप्राय भी मनुष्य जाति की या मानव जाति की मृत्यु से होगा। जीवन और मृत्यु यह मानव से जुड़े हुए हैं, जीवन को लाइफ और मृत्यु को डेथ, सबको ही पता है। 47 में जीव जंतु, एनिमल। अब यहां पर जीव जंतु को इंग्लिश में एनिमल कहा गया है, कभी एनिमल पढ़ो ही ना और जीव जंतु की बजाय आ जाए कि एनिमल की परिभाषा किस में दी गई। आप सोचो एनिमल की तो कहीं दी नहीं, जीव जंतुओं की दी थी। तो इसलिए, क्योंकि कीटाणु, जीव जंतु, इंसेक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, तो यहां पर जीव जंतु का अर्थ एनिमल से है। इसमें छोटे से लेकर के बड़े तक, यानी कि मनुष्य को छोड़ करके बाकी जो भी प्राणी, जीवित प्राणी इस धरती पर मिलते हैं वो सब जीव जंतु में आ जाएंगे, मनुष्य जाति को छोड़ करके। 48 जलयान। 48 जलयान अंग्रेजी में वेसल कहते हैं।
मनुष्य या संपत्ति को जल मार्ग से ले जाने वाले यान को ही जलयान कहते हैं, सीधी सी बात है, सभी को पता है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये ध्यान रखो, जलयान और वेसल। वर्ष एवं मास, ईयर एंड मंथ, यानी कि यहाँ पर अभिप्राय अंग्रेजों के मुताबिक जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी साल है, अंग्रेजी महीना, अंग्रेजी तारीख है, वो माने जाएंगे। जहां कहीं भी तारीख महीने साल का जिक्र होगा वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मान्य होंगे। 50 में धारा है, सेक्शन, अंग्रेजी में सेक्शन, हिंदी में धारा, और धारा वो है जो दंड संहिता के अंदर हम सारी पढ़ रहे हैं। 51 में शपथ, ओथ। शपथ वो होती है जो विधि द्वारा कोई निश्चित फॉर्मेट के तहत तैयार की गई हो और किसी प्रतिज्ञा हो, ऐसी प्रतिज्ञा हो जो किसी सक्षम प्राधिकारी के सामने ली जाती हो, उसे शपथ कहेंगे। जैसे मुख्यमंत्री को राज्यपाल, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। तो ये जो शपथ है ये एक निर्धारित परफॉर्मा होता है और कोई सक्षम प्राधिकारी होती है उसके सामने लेनी होती है, शपथ कहलाएगी। कोर्ट में भी जैसे गीता परख करवाते हैं, जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, तो वो भी शपथ ही है। धारा 52 सद्भावना पूर्वक नेक नीति, इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। इससे पहले की जो मैंने नहीं बताई ये सेक्शन कोई भी नहीं आई थी आज तक। धारा 52 सद्भावना पूर्वक नेक नीति, 52 भी सेक्शन आई नहीं है वैसे, लेकिन ये इंपोर्टेंट जरूर है। 52A आज तक आई है, उसे आगे पढ़ लेंगे हम। गुड फेथ, अंग्रेजी में कहेंगे गुड फेथ, सावधानी पूर्वक बिना लापरवाही के अच्छी नियत से, कितनी चीज हो गई, सावधानी पूर्वक बिना लापरवाही के अच्छी नियत से किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक कहलाएगा। अगर कोई लापरवाही है तो ये नहीं होगा कि भाई सद्भावना पूर्वक कहलाएगा। सावधानी भी हो, लापरवाही ना हो और अच्छी नियत हो तो वो काम सद्भावना पूर्वक कहलाएगा। इसमें 3 तत्व हो गए, कार्य की प्रकृति, कार्य का महत्व और परिणाम, और सावधानी कि उसने कितनी सावधानी रखी, क्या अवसर थे उसके पास सावधानी रखने के। सिंपली यही है कि कोई लापरवाही हुई नहीं हो, सावधानी बरती हो और अच्छी नियत से काम किया है तो सद्भावना पूर्वक है, नहीं तो नहीं है। अगला है 52A आश्रय या संश्रय, संश्रय भी आ जाता है और आश्रय भी आ जाता है, अंग्रेजी में हार्बर कह सकते हैं इसे। आश्रय के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आई है ये सेक्शन। आश्रय के अंतर्गत अपराधी को बचाने के लिए भोजन, पेय पदार्थ, धन, वस्त्र, हथियार, यात्रा का साधन या इसके अलावा अन्य किसी भी ऐसी चीज से सहायता करना जो उस अपराधी को बचने के लिए, छुपने के लिए सहायक हो, वो सारी चीजें आश्रय देना में माना जाएगा। लेकिन जो ये उदाहरण हमने पहले भी दे दिया था, सेक्शन 6 में ही दे लिया था ये उदाहरण, 7 में। लेकिन धारा 157 और 130 आईपीसी में देशद्रोह के मामले को छोड़कर पति पत्नी एक दूसरे को अपराध करने पर आश्रय देते हैं या दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि 157 और 130 जो देशद्रोह के मामले में अगर पति पत्नी आश्रय दे रहे हैं तो वो भी अपराधी माने जाएंगे। लेकिन इनको छोड़कर अगर कहीं भी किसी धारा में कोई अपराध किया है और वो आश्रय दे रहे हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। कानून ने उन्हें परमिशन दे रखी है, क्योंकि भाई पति तो अपनी पत्नी के पास ही जाएगा सबसे पहले, या पत्नी पति के पास ही सहायता के लिए जाएगी। कानून ने भी इतनी छूट दी है इस रिश्ते को। तो यहां पर आश्रय से अर्थ क्या हुआ कि अपराध से बचने के लिए धन, भोजन, पदार्थ, पेय, हथियार, पैसा, गोला बारूद, साधन, कुछ भी दे, जगह बताए रहने के लिए, तो वो सब चीजें होगी आश्रय देना। भाई बहन को नहीं दे सकता, माँ बाप बेटे बेटी को नहीं दे सकते, किसी रिश्तेदार को नहीं दे सकते, लेकिन पति पत्नी 157 और 130 जो देशद्रोह के मामले इनको छोड़कर दे सकते हैं, इनमें वो भी नहीं दे सकते। संश्रय शब्द को, आश्रय जो ये शब्द है 52A की जो सेक्शन थी 1942 के संशोधन से सम्मिलित की गई थी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये सब सेक्शन कब ऐड की गई या किस संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। 1942 के संशोधन के द्वारा ये ऐड की गई थी 52A, और इससे पहले ये धारा 216 ख में परिभाषित किया गया था इसको। धारा 216 ख हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर हम इनको भी बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसका हमारा हो गया। दोस्तों धारा हमारी आज कंप्लीट हो गई है, 1.25 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा, जो हमने नोट्स आपके डिस्क्रिप्टिव बुक डाली थी, कुछ जगह, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी थी तो जल्दबाजी में हमें काम करना पड़ रहा है। कुछ जगह कुछ शब्दों की वो हो सकती है, जैसे जहां तो होगा 52A के अंदर आप पढ़ोगे तो होगा वहां दोगे लिखा गया था गलती से, उसे आप करेक्शन कर लें। सेक्शन 43 में आवत लिखा गया होगा, वहां आबद था तो उसे करेक्शन कर लें। और सेक्शन 44 में छत्ती की जगह सबसे पहले छाती लिखा गया था तो उसे करेक्शन कर लें। अगर इस तरीके की कोई चीज हमारे ध्यान में ना भी आए और आप
आपको आती है तो थोड़ा सा अपना सेंस प्रयोग करके उस चीज को आप ठीक कर ले, ये ना समझे भी गलत लिख दिया। हम इसमें ऑटोमेटिकली उसे ठीक करते रहेंगे बाद में समय के अनुसार। ये तो थी सेक्शन 26 से दोस्तों 52 तक। आज हमारा चैप्टर 6 से 52 तक कंप्लीट हो चुका है। 5-7 मिनट और ले लेते हैं हम। 6 से 52 तक की सेक्शन आपको याद होनी चाहिए। कल 6 से 25 तक की याद होनी चाहिए। आज जो अच्छे लोग होंगे वो उन्होंने करी ली होगी भाई। जो लेट चलना पसंद करते होंगे महकमे में, 2-4-5 मिनट वाले होंगे, वो आज कर लेंगे। अब रात को तो कौन करेगा, सुबह करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस आदमी ने ना कल करी ना आज करी, और कल हम और बता देंगे, तो वो अपने आप को ये समझ ले कि वो पिछड़ चुका है। या तो वो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और एक सप्ताह तक ऐसे ही चला तो फिर वो बुरा मत मानना, कड़वे शब्द हैं वो, बेशक अपने आप को हमारे से अलग कर ले या अपना टाइम वेस्ट ना करे, कहीं अपने बेटों पर ध्यान दे, अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ये कड़वे शब्द इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा जोश आपके अंदर पैदा हो। अगर आप किसी काम को करते हो तो पूरा दिल लगा के करो, पूरा जोश जुनून पैदा करके करो। भाई नहीं करते तो फिर उसमें टाइम भी क्यों व्यर्थ करते हो? कम से कम उस सामर्थ्य को कहीं और प्रयोग तो करो जो काम आए। दोस्तों अब कल एक एग्जाम होगा, कल एक एग्जाम लेंगे हम पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन उसमें कितने होंगे वो हम बाद में डिसाइड कर पाएंगे। मैं एक बार माइक ऑन कर देता हूं, समय मैं बताता हूं। सुबह 6 से 7 का अगर कल रखा जाए ये समय, तो कैसा रहेगा? कुछ लोग बोल करके बता सकते हैं तो बताएं। अलाउ टू स्पीक मैंने कर दिया है। सुबह 6 से 7 हम ठीक है। और भी बताएं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, अन्यथा शांत रहे। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि भाई सर शाम का टाइम ठीक रहेगा। शाम का तो अब आप सभी लोग सोने से पहले अगर 10-15 मिनट वेट कर लें, क्योंकि कितने आदमी जुड़े हैं मैं अटेंड करते हैं। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई थी, किसी की ड्यूटी होती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं या तो 23 ही आदमी हो, 23 आदमी से तो रिव्यू ले ही सकते हैं हम एक एक करके। आप बताएं। अनुज कुमार बताएं टाइम क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं, टाइम खराब ना करें अपना। एसपी सिंह आपका माइक ऑन, आप बोलिए। हाँ सर, या तो दोपहर का हो या फिर शाम का टाइम हो। दोपहर में क्या, लंच टाइम या कुछ और? हाँ लंच टाइम में 1 से 2। हाँ ये ठीक रहे। भाई अब जो व्यक्ति 1 से 2 में संतुष्ट नहीं है वो बोल बोल के बता दे नंबर वाइज। आदेश कुमार आप बताइए। आदेश कुमार। नरेंद्र आप बताइए। आर चौधरी, योगेश, रवि, सो तो नहीं गए सारे? अनिल, अनिल सिंह, सुनील मेहरा, दिनेश, नितिन यादव, दीपक, प्रदीप, जगवीर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सर 11 से 12 देख लो सर, कर लो 11 से 12 है। अच्छा देखो, मैं सभी से एक बात करता हूं। अब कोई 1 से 2 कह रहा है, कोई 6 से 7 में भी हाँ भरी थी, किस भाई ने भरी थी 11 से 12। चलो सर तो ये 1 से 2 में हाँ भर लेंगे। देखो आप एक चीज सोचें, पहले और अब भी जब लोग कोचिंग करते थे B1 की, फिजिकली कोचिंग अगर करते हैं तो एक फिक्स टाइम होता है, और सभी ड्यूटी को छोड़ के या करके रिक्वेस्ट करके छुट्टी लेकर के कोशिश करते हैं ना पूरी। तो आप सभी थोड़ा सा ये कोशिश जरूर करें, थोड़ा सा अपनी ड्यूटी को, मैं ये नहीं कहूंगा महत्व ना दें, लेकिन थोड़ा सा ड्यूटी के महत्व को कम कर लें। अपने SHO, इंस्पेक्टर जो भी होने अगर आप जाके बताएंगे कि जी हम ये काम कर रहे हैं, तो वो आपको जरूर रिलैक्स देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप थोड़ा सा टाइम को ना, जो टाइम हम आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आगे पीछे अगर किसी का होता है तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि बिल्कुल ये आप हो चाहे मैं हो, अगर 100, 50 या 150 आदमी है तो सबका एक समय नहीं हो सकता। या ऐसा हो सकता है भाई कल शाम को क्लास से पहले कर लें, हम 10 से पहले कर लें, या फिर 11 के बाद कर लें। ऐसा कुछ हो सकता हो तो बताओ।
सर सबसे बेस्ट यही है सर, क्लास से पहले कर लें तो क्या रहेगा सर? क्लास से पहले, क्योंकि इसमें हाँ, इसमें मुझे भी एक फायदा ये लग रहा है कि जो हमारे साथी अब जुड़ नहीं पाए हमारे से, अब ये वीडियो जो हम डालेंगे रिकॉर्डिंग में आएगा, ये वो कल दिन में देख पाएंगे 10 बजे 11 बजे, तो वो लोग चूक जाएंगे इस टेस्ट से। और जब तक सभी लोग शामिल नहीं होंगे तो आपको भी इस चीज का कम बेनिफिट होगा कि भाई आवाज कुछ गड़बड़ कर रही है। चलो हम इसे करते हैं कल 9 से 10 बजे के बीच में। आप नोटिफिकेशन देख लेना के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, उसमें टाइम 9 का आए, 9:15 का आए या 9:30 का आए, क्योंकि जितना भी होगा ना 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड पे आएगा कि टेस्ट कब होगा, और टेस्ट के अंदर भी शेड्यूल आपको दिखाएगा। सभी को शुभ रात्रि, कल तक के लिए सभी को अलविदा।